नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस समय हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमारा टॉपिक का नाम है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने आपको बताया था राइट टू फ्रीडम के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे राइट टू फ्रीडम वाले टॉपिक में टोटल 5 आर्टिकल हैं। 5 आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21A और आर्टिकल 22। ये कुल 5 आर्टिकल जो है वह राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से हम आर्टिकल 19 को कंप्लीट कर चुका है। इसमें बता चुके हैं कि इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। मूल संविधान में तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1978 में किया गया था, उसमें 7वें प्रकार की जो स्वतंत्रता थी उसको खत्म कर दिया गया और अब वर्तमान में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही बची हैं। इनको हम अपने आर्टिकल 19 के पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो आर्टिकल 20 को देखेंगे, यानी अनुच्छेद 20 में देखेंगे कि क्या है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराध के विरुद्ध कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है, यानी कि अपराध दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? संविधान का आर्टिकल 20 प्रदान करता है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों ने अपराध किया है उन लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए। जो लोग अपराधी हैं उनको तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को हमारा जो संविधान है किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है? इसका जवाब है कि संविधान ऐसे अपराधी व्यक्तियों को इस तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है कि अपराधी को उसकी निर्धारित दंड सीमा से अधिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। मान लीजिए अगर चोरी के लिए 2 साल की सजा निर्धारित की गई है, तो चोरी के लिए व्यक्ति को 2 साल से अधिक की सजा नहीं दी जानी चाहिए। इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके को प्रोटेक्ट करता है, तो इस तरीके के प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 20 में 3 प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 प्रावधान दिए गए हैं। और वे 3 प्रावधान कौन से हैं? चलिए देखते हैं। अपराधियों को दोष सिद्धि के विरुद्ध जो संरक्षण प्राप्त होता है वह हमारे संविधान के आर्टिकल 20 के जरिए प्राप्त होता है। और संविधान का जो आर्टिकल 20 है वो कैसे करता है? अपने 3 प्रावधानों के जरिए करता है। और वे 3 प्रावधान कौन कौन से हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो ड्वेल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के जरिए करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का अर्थ क्या होता है? नो एक्स फैक्टो लॉ का अर्थ होता है कि जब भी कोई आपराधिक कानून पास किया जाता है तो उसके लागू होने की तिथि वही होगी जिस दिन वह पास किया गया है, न कि पिछली कोई तिथि होगी। मान लीजिए कोई आपराधिक कानून आज पास किया गया है तो उसके लागू होने की तिथि आज ही होगी, न कि उसके लागू होने की तिथि को हम पिछले 10 साल पहले से रख सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि 1988 में सरकार ने सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया। करप्शन एक्ट लाया जो कि 1988 से लागू किया गया, 1988 में पास किया गया और इसी तिथि से इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था, ना कि इसको इससे पहले की किसी एक डेट यानी 1987, 1985, 1940, 1950 से लागू किया जा सकता है। ये एक आपराधिक कानून है, इसलिए इसको जिस दिन से ये पास हुआ उसी दिन से इसको लागू किया गया था। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने 1987 में क्या किया? एक करप्शन किया, कोई घोटाला, कोई करप्शन, कोई स्कैम किया और 1988 में ये लॉ अस्तित्व में आया और इस करप्शन के बारे में ईयर 2023 में जाकर मालूम पड़ता है सरकारी एजेंसीज को। तो क्या उस व्यक्ति को जिसने 1987 में करप्शन किया है उसको 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के माध्यम से सजा हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक्ट जो है, क्रिमिनल एक्ट जो है, उसी दिन से लागू माने जाते हैं जिस दिन ये पास हुआ था। और इसके पास होने की जो डेट है वो 1988 है और उसने जो क्राइम किया वह किया था 1987 में। जिस समय उसने ये करप्शन किया था उस समय इस एक्ट के हिसाब से यह क्राइम था ही नहीं। इसलिए ईयर 2023 में उसके इस करप्शन के बारे में पता चलने के बावजूद भी उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जरिए क्या सजा नहीं दी जा सकती है। तो यही हमारा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है।
अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट यानी नो ड्वेल जियोपार्डी के बारे में। इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को एक दंड के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। किसी भी एक व्यक्ति को एक दंड के लिए एक बार सजा ही दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यानी व्यक्ति को दोहरे दंड से बचाने के लिए यह प्रावधान किया गया। दोहरा दंड, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। माना कि किसी एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, और उस मर्डर की उसको सजा 10 साल की एक सजा मिली, 10 साल की एक सजा मिली, और उसने वो 10 साल की सजा को पूरा कर लिया। अब उस व्यक्ति को इसी मर्डर के लिए पुनः 10 साल की सजा या 5 साल की सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह इसका नो ड्वेल जियोपार्डी का उल्लंघन होगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर कोई दूसरा मर्डर कर देता है या किडनैपिंग कर देता है तो उसको उस मर्डर के लिए 10 साल की सजा दी जा सकती है, क्योंकि अब ये एक नया फ्रेश केस हो जाता है, यह एक दूसरा केस हो जाता है। इसलिए उसको दूसरे केस के लिए तो 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन सेम केस के लिए उसे 2 बार की 10 साल की सजा नहीं दी जा सकती है। यही नो ड्वेल जियोपार्डी है। इसी से दो सिद्धि अपराधियों को दो सिद्धि से जो संरक्षण मिलता है वो इसी से मिलता है। अगला पॉइंट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति जो उसने अपराध किया है उसके लिए गवाह देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह टीवी मीडिया या न्यूज़पेपर में चिल्ला कर कहता है कि उसने यह अपराध किया है, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानेगा। क्योंकि कोर्ट इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि जब तक कि वह कोर्ट में आकर यह गवाही नहीं दे कि उसने ही यह अपराध किया है, जब तक कि वह कोर्ट में आकर स्वीकार नहीं करेगा कि उसी ने यह अपराध किया है, तब तक वह इस टीवी मीडिया में दिए गए उसके बयानों को कोर्ट नहीं मानता है। अक्सर कर आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि हीरो को पकड़कर पुलिस क्या करती थी, पीट कर उसे क्या करती थी, उसका जुर्म कबूल करवाती थी। कहना कि बोल के तूने ही ये अपराध किया है, तूने ही ये कत्ल या मर्डर किडनैपिंग जो भी की है वो तूने ही की है, इस तरीके का काम करती थी। तो इसीलिए कि पुलिस के दबाव में आकर, किसी दबाव में आकर अपराधी अपने ही द्वारा किए गए अपराध के लिए गवाह न बन जाए, उसको इसी से संरक्षण प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा कि टीवी में ना कि क्या होता है कि एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कराती है पुलिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराती है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराती है। इन टेस्ट के माध्यम से पुलिस क्या होता है, सच्चाई का पता लगाती है। लेकिन क्या ये कोर्ट में मान्य होती हैं? नहीं, ये लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफिक जैसे टेस्ट कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आदमी थोड़ा सुषुप्त अवस्था में होता है। उसके बाद में ही जाके पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ ऐसे एंजाइम्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे थोड़ा सा वो सुषुप्त अवस्था में हो जाता है, तब वो अपनी सच्चाइयों को बता रहा होता है। पुलिस इन लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफिक टेस्ट जैसी टेक्निक्स का अपनी इन्वेस्टिगेशन में तो प्रयोग कर सकती है, लेकिन कभी भी इनकी रिपोर्ट्स जो है कोर्ट में मान्यता नहीं रखती है, किसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो अब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 से जो अपराधियों को 2 सिद्धि के संरक्षण दिया गया है वो 3 पॉइंट कौन से हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो ड्वेल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है। अब हम देखते हैं कि यह आर्टिकल 20 किस किस को प्राप्त है। यह आर्टिकल 20 इंडियन सिटीजन्स को तो मिला ही हुआ है, और इसके लिए सोचने वाली बात ही नहीं है। कहना कि जितने भी आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, जितने भी आर्टिकल दिए गए वो सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स को तो है ही हैं, साथ ही साथ फ्रेंडली कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनको भी यह प्राप्त है, और दूसरा एनिमी स्टेट्स जो हैं उनके भी सिटीजन्स हैं उनको भी आर्टिकल 20 से संरक्षण प्राप्त है। यानी कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 से संरक्षण किन को, इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ फ्रेंडली सिटीजन्स और एनिमी सिटीजन्स सभी को प्रदान किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आर्टिकल 20 से संबंधित हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉलिंग नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।